Hello everyone, I am Neelam Indora, Assistant Professor in पूरण मूर्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम बी फार्मेसी 4th सेम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी में भी जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक का मतलब क्या हो रहा है? हमारे नर्वस सिस्टम में एक सिस्टम रहता है जिसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे कुछ माइमेटिक का मतलब होता है ऐसी ड्रग जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्साइट करती हैं, उसको एक्टिव करती हैं। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं हमारी वो ड्रग जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसे हम कॉलिनोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। अब कॉलिनोमाइमेटिक ड्रग्स इसे हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारा जो कॉलिनर्जिक सिस्टम है, मतलब ये ड्रग बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करती हैं। एसिटाइल कोलिन हमारा एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है या एक ऐसा केमिकल है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, उससे उसको स्टिमुलेट करवाता है और काम करवाता है। इसीलिए हम इसको कॉलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी? These chemicals are also called cholinergic drugs because acetylcholine is the neurotransmitter used by the peripheral nervous system. It can act directly by stimulating muscarinic receptor. तो हमारे इस सिस्टम के अंदर दो तरह के रिसेप्टर्स आएंगे। ये दो तरह के रिसेप्टर क्या करेंगे? इन रिसेप्टर्स के ऊपर हमारी ड्रग बाइंड करेगी और फिर अपना एक्शन शो करेगी। तो हमारी जो ड्रग होती है वो क्या क्या एक्शन शो करती है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से रिसेप्टर पर जाकर एक्ट कर रही है। तो हमारे दो तरह के जो रिसेप्टर हैं वो कौन कौन से हैं? एक है मस्कैरेनिक रिसेप्टर और एक है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। हमारे मस्कैरेनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन टिश्यू, स्वेट ग्लैंड, पोस्ट गैंग्लिया नर्व एंड ब्लड वेसल। तो हमारी इन जो जगह है यहाँ पर हमारे मस्कैरेनिक रिसेप्टर मिलते हैं। सेकेंड, निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ मिलते हैं? ऑटोनोमिक गैंग्लिया के ऊपर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर और एड्रिनल मेडुला के अंदर। ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। मस्कैरेनिक जो रिसेप्टर होते हैं वो इनहिबिटरी एक्शन शो करते हैं। इनहिबिटरी क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम जो प्रोसेस है उनको इनहिबिट करने के काम आते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे एक्साइटरी एक्शन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी एक्साइटेशन जो प्रोसेस है उनमें यूज़ होते हैं। अब ये भी आगे फर्दर सब क्लासिफाइड होते हैं, इसके अंदर भी कुछ सब क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी? जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी सब क्लासेस बनाई है। जैसे एन एट ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, एम यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, M1, M3, M5 ये जो हैं ये हमारे मस्कैरेनिक रिसेप्टर के सब क्लासेस हैं जो एक्साइटरी एक्शन शो करते हैं। M2 एंड M4 ये हमारे इनहिबिटरी एक्शन शो करते हैं। अब आती है इसकी बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? यानी इसका बॉडी के अंदर बनना। बायो मतलब लिविंग, सिंथेसिस मतलब इसका बनना, कि ये बॉडी के अंदर किस तरीके से बनता है। अगर ये नहीं बनेगा तो क्या होगा? हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इस तरह के एक्शन शो नहीं कर पाएगा। तो ये कैसे बनता है वो देखते हैं। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसीटेट प्लस एटीपी मिलकर एडिनाइल एसीटेट बनाते हैं। फिर ये एडिनाइल एसीटेट
डिफ्यूज़ करेगा हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर और ये एसिटाइल एडिनाइल एसीटेट कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल काइनेज एंजाइम होता है। इसकी प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब ये कोएंजाइम ए बनेगा तो ये हमारे कॉलिन प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर कर एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइलेज एंजाइम फॉर्म एसिटाइल कोलिन प्लस कोएंजाइम ए हमारा रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एसिटाइल कोलिन जो है वो बनता है। अब आती है इसकी स्टोरेज कि हमारा एसिटाइल कोलिन बन गया, अब इसकी स्टोरेज कहाँ होती है। हमारा एसिटाइल कोलिन हमारी ब्लड वेसल्स या वेसिकल्स में स्टोर होता है। कैसे होता है, देखिए जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे पाउचेस बनते हैं और उन पाउचेस के अंदर हमारा एसिटाइल कोलिन जो है वो स्टोर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड एटीपी। एटीपी और कैल्शियम आयंस जो हैं इसके रिलीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसके स्टोरेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे ही हमारा कैल्शियम आयंस और एटीपी मिलेगा तभी हमारा एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। और कुछ समय के बाद जब थोड़ा सा हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो गया है वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, अपना एक्शन शो करेगा और उसके बाद वो दोबारा से रिसाइकल हो जाता है। यहाँ पर 80% हमारा जो एटीपी है वो रिसाइकल होता है और 20% जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। हाइड्रोलाइज होने पर वो 20% एसिटाइल कोलिन हमारा ख़त्म हो जाता है। हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से हमारा एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज, रिलीज और स्टोर होता है। अब हमने आगे पढ़ना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कौन सा एंजाइम कर रहा है, सूडो कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है ये इसको हाइड्रोलाइज करता है। देन इज पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग। अब पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक ड्रग्स हमने पढ़ ली कि पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक ड्रग्स वो ड्रग होती हैं जो एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करती हैं। अब एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ होने के बाद हमें इसे क्लासीफाई करना पड़ता है कि इसमें भी बहुत अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन आती है। अब हम वो ड्रग पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, देखिए हमारी जो पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स होते हैं उनको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एंटी कोलिनेस्टरेज। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या काम करेंगे, एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को बढ़ाएंगे। ठीक है, एगोनिस्ट मतलब किसी के एक्शन को बढ़ाना, और एंटी कोलिनेस्टरेज जो होंगे वो क्या करेंगे, कोलिन एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस को स्लो डाउन करेंगे या ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से हमारी दो कैटेगरी, एक कैटेगरी जो उसको स्टिमुलेट कर रही है, दूसरी कैटेगरी जो उसको इनहिबिट कर रही है। तो कोलिनेस्टरेज में हमारे आते हैं जैसे कोलिन एस्टर्स और एल्कलॉइड्स। कोलिन एस्टर्स में हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी, लाइक एसिटाइल कोलिन, मिथाइल कोलिन, कार्बाकोल और बिथानाकोल। एल्कलॉइड में हमारे आएंगे मस्कैरिन, पिलोकार्पिन और एरिकोलिन। उसके बाद जो हमारे एंटी कोलिनेस्टरेज होते हैं, एंटी कोलिनेस्टरेज में हमारी दो तरह की सब डिवीज़न होती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो जो दोबारा से अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे, इरिवर्सिबल जो रिवर्ट नहीं होंगे, अगर एक बार वो कन्वर्ट हो गए तो वो वहीं रहेंगे।
इसमें हमारे आते हैं कार्बामेट्स एंड एक्रिडिन। कार्बामेट्स में हमारी कौन कौन सी ड्रग आएंगी, दैट इज फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, गैलेंटामीन एंड रिवास्टामीन। एक्रिडिन में टैक्रीन हमारा ड्रग है जो हमने पढ़नी है। इसके बाद हमारे जो इरिवर्सिबल होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट। कार्बामेट्स में कार्बराइल और प्रोपोक्सर। उसके बाद जो ऑर्गेनोफॉस्फेट उसमें होते हैं इकोथायोसल्फेट, टापून, सेरीन एंड सोमान। ये हमारी ड्रग होती हैं जो हमारी अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं। अब आते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होंगे? फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो एक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। जब अगर हम उनको ये ड्रग देते हैं तो वो हमारे सिस्टम लाइक हमारा हार्ट है, हमारी ब्लड वेसल हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके ऊपर क्या क्या असर डालते हैं तो हम वो पढ़ेंगे। इसमें आता है जैसे कोलिन एस्टर्स हम जब देते हैं तो मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर क्या काम आता है, हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें मस्कैरेनिक M2 सब टाइप के जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करेंगे, रेट ऑफ डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन करते हैं। डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन करने से क्या होगा, आपका जो हार्ट है वो एकदम काम करना बंद कर देगा। बंद करने के बाद क्या होगा, जिससे धीरे धीरे हार्ट फेलियर का जो चांस है वो बढ़ जाता है। फिर आते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स में हमारे M3 रिसेप्टर्स होते हैं। ये M3 रिसेप्टर्स क्या करेंगे, वेसोडाइलेशन करते हैं और लोअर करेंगे हमारे BP को। जब वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो उनमें ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से BP ऑटोमेटिक फॉल हो जाएगा। देन इज स्मूथ मसल्स। अगर स्मूथ मसल्स के अंदर हमारे एसिटाइल कोलिन एलिसिट करेंगे इंक्रीज द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। अगर एसिटाइल कोलिन ज़्यादा रिलीज होगा तो वो स्मूथ मसल्स की जो कंट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है उसको बढ़ाएगा। ब्रोंकाई, इंटेस्टाइन और यूट्रस पे क्या असर होता है इसका, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, हमारी जो लंग्स की ब्रोंकाई होती है उसको सिकोड़ेगा। इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइन की जो टोन है उसको बढ़ाता है, मोटिलिटी को बढ़ाता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, यूट्रस की जो टोन है या मोटिलिटी है उसको भी इंक्रीज करता है। आई के ऊपर क्या असर आता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस जिसमें मियोसिस होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल करेगा, हमारी जो आई की सिलरी मसल है उनमें कॉन्ट्रैक्शन करेगा। स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन इंक्रीज करेगा, आउटफ्लो फैसिलिटी को रिडक्शन करेगा हमारे ग्लूकोमा के अंदर। ग्लैंड्स पे क्या असर करता है, दैट इंक्रीज M3 रिसेप्टर, जिससे क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ ऑल इन्वर्टेड पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड इंक्रीजेज, हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रीशन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, टीयर बढ़ जाएगा, स्लाइवेशन बढ़ जाएगा, गैस्ट्रिक एंड ट्रैकिया ब्रोंकाइलेशन सिक्रीशन जो है ये सब बढ़ जाएंगे। अब हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो इसको इनहिबिट करते हैं, तो वो क्या क्या एक्शन करेंगे, हमारे जो स्केलेटन मसल्स हैं एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी जब कम हो जाएगी दैट विल रिजल्ट्स इन मसल स्पाज्म, वो कोलैबोरेशन करेगा। हमने देखा कि जब मस्कैरेनिक रिसेप्टर में एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा था वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा था, तो निकोटिनिक रिसेप्टर क्या करेंगे, उसको रिलैक्स करेंगे। ऑटोनोमिक गैंग्लिया के ऊपर भी अगर जब हम इसको देते हैं तो ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक जो हमारा सिस्टम है उसकी जो सिंथेसिस है या उसका जो असर है उसको बढ़ा देगा और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये जा नहीं पाता, क्यों, क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, तो हमारी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर कोई असर नहीं करता है। इंटरेक्शन क्या क्या है, किसके साथ ये रिएक्ट करता है, तो ये एट्रोपिन के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए हम
एसिटाइलकोलिन वाली जो ड्रग है उसको एट्रोपिन के साथ नहीं देते हैं। अब इसी में आ जाते हैं हमारे यूजेस। एसिटाइलकोलिन इज नॉट इफेक्टिव फॉर एनी थेरेपेटिक यूज, इट इज यूज फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। मिथाकोलिन आर ओकेजनली यूज टू टर्मिनेट supraventricular tachycardia but is not absolute in low concentration। तो एसिटाइलकोलिन का एज सच तो कोई यूज़ है नहीं, पर ये हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम्स को एक्साइट करने में। अब आता है पिलोकार्पिन। जो एल्कलॉइड्स हैं हमारे पिलोकार्पिन, ये कहाँ से मिलते हैं और कैसे हम इसको एक्ट करते हैं? तो इनको स्मॉल क्वांटिटी में दिया जाता है जो ब्लड प्रेशर को फॉल करेंगे। हाई डोज में ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। डोज क्या होती है इसकी 1 to 2 ड्रॉप, और ये पिलोकार्प ड्रॉप या पिलोमैक्स ड्रॉप के नाम से मिलता है। देन इज एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग। एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग जो होती हैं उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? देखिए, जो कोलिनेस्ट्रेज ड्रग थी वो हमारे सारे सिस्टम को एक्साइट कर रही थी, और जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग हैं वो क्या करेंगी? हमारे सारे सिस्टम को स्लो डाउन करेंगी। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ये क्या करेंगी? दैट विल इंक्रीज रिफ्रैक्टरी टाइम ऑफ आर्टिकुलर मसल्स, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिक्लाइन आएगा कार्डिक आउटपुट में और ब्लड प्रेशर में। ये बीपी को और कार्डिक आउटपुट को सीधे सीधे स्लो डाउन कर देंगे। ऐसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ब्रोंकाइल स्मूथ मसल्स होती है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को कम करेंगी और उनके अंदर जो सिक्रीशन है उसको बढ़ा देंगी। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के अंदर ये मोटिलिटी कॉज करेंगी, डिस्चार्ज को इम्प्रूव करेंगी। हमारे जो कोलिनेस्ट्रेज जो है वो मोटर एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा। इसी तरीके से ये हमारी जो एक्साइटरी ग्लैंड्स होती हैं उनके सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। एक्शन ऑफ ऑल द सिक्रीटरी ग्लैंड जैसे स्लाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ब्रोंकियल, लैक्रियल, एक्सरे, हमारा गैस्ट्रिक, इंटेस्टिनल एंड पैरासिम्पैथेटिक और पैंक्रियाटिक जो ग्लैंड्स हैं उन सभी की सिक्रीशन को ये बढ़ाएगा। हमारी आई के ऊपर ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर क्या करेगा? साइनैप्स के अंदर ये रिलीज होगा और जो हमारी ये जो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस फॉलो करेगा, जिसकी वजह से टाइम ऑफ डिले हो जाएगा पोटेंशियल एंड टर्मिनेट प्लेट के ऊपर, जिससे फाइनली क्या होगा? हमारी जो मसल्स हैं और जो हमारा न्यूरो जंक्शन है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। देन इज रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज। रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज क्या होते हैं? ये ऐसे हमारी ड्रग होती हैं जो ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। व्हाट यू मीन बाय ग्लूकोमा? ग्लूकोमा का क्या मतलब होता है? ग्लूकोमा हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आई के अंदर जो हमारा लिक्विड होता है वो आई के अंदर हमारा जो लिक्विड है वो हमारे लेंस को पंप आउट करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी आईज़ में पेन रहता है। वो लेंस को अपनी जगह से प्रेशर करता है जिससे आईज़ में रेडनेस रहेगी और आईज़ में पेन रहेगा। तो ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के लिए हमें जो है ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज देने पड़ते हैं। एंटीकोलिनेस्ट्रेज जो हमारी ड्रग्स जो होती है जैसे नियोस्टिग्मिन है, 5-स्टिग्मिन, ये सब हम यूज़ करते हैं। इनकी डोज क्या होगी? 2 mg का IV या IM इंजेक्शन यूज़ किया जाता है और ये क्या करेंगे? एसिटाइलकोलिन को हाइड्रोलाइज कर देंगे। एसिटाइलकोलिन जब हाइड्रोलाइज हो जाएगा यानी एसिटाइलकोलिन जो है वो बनना बंद हो गया है, और जब ये बनना बंद हो जाता है तो बॉडी के अंदर ये क्या करेंगे? इनहिबिटरी एक्शंस को प्रमोट करेंगे। अब इनसे कुछ पॉइजनिंग भी होती है। पॉइजनिंग कैसे होती है? अगर हम इन ड्रग्स को ज़्यादा अमाउंट में दे देते हैं तो उससे हमारी पैरासिम्पैथेटिक पॉइजनिंग भी होती है।
पैरासिम्पैथेटिक पॉइजनिंग में क्या होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को और सीवियर हेडेक होगा, हमारे सिर में बहुत तेज़ दर्द होगा। इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, हम एसिटाइलकोलिन के एक्शन को रोकते हैं और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स देते हैं जो इस पॉइजनिंग को स्टॉप करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स। अब इसी के अंदर एक टॉपिक और आ जाएगा हमारा, दैट इज ड्रग्स यूज्ड इन मैस्थीनिया ग्रेविस। मैस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है? मैस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसीज होती है दैट कॉज वीकनेस इन स्केलेटन मसल। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारी जो स्केलेटन मसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी। हमारी मसल्स हम उठा नहीं पाएंगे, हम अपने हाथ पैर नहीं उठा पाएंगे, उनकी मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो ये क्यों होता है? इट अकर्स व्हेन द कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व सेल्स एंड द मसल डिट्योरेट। इट मीन्स कि जब मसल्स के अंदर जो नर्व एंडिंग्स हैं वो नर्व्स एंडिंग अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाती या उनके अंदर जो नर्व सिग्नल है वो प्रॉपरली नहीं चल पाते, तो उससे क्या होता है, ये बीमारी मैस्थीनिया ग्रेविस डेवलप होती है। डिट्योरेशन प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ क्रूशियल मसल कॉन्ट्रैक्शन रिजल्टिंग इन मसल वीकनेस। इससे क्या होगा कि हमारा जो केमिकल है वो इसको कॉन्ट्रैक्ट, बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट रखेगा या लंबे समय तक रिलैक्स रखेगा, जिसकी वजह से मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। इसको कैसे हम, इसकी कॉज क्या है कि मैस्थीनिया ग्रेविस इज कॉज्ड बाय प्रॉब्लम विद नर्व इम्पल्स गेटिंग टू मसल्स। जब हमारी नर्व इम्पल्स प्रॉपरली मसल्स तक नहीं जाएंगी तो हमारी जो नर्व एंडिंग है वहाँ पर जो प्रोटीन रिलीज़ होता है दैट इज़ एसिटाइलकोलिन, वो अच्छे से रिलीज़ नहीं होगा, वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के ऊपर प्रॉपरली फिट नहीं होगा। तो क्या होगा, हमारी जो मसल्स है वो ना तो ओपन कर पाएगी मसल्स को, ना ही सिग्नल भेज पाएगी और ना ही कोई एंटीबॉडीज़ प्रोटीन प्रोड्यूस कर पाएगी जो कि इस हार्मफुल इफ़ेक्ट को प्रिवेंट कर सके। देखिए हम नॉर्मली इसको कैसे एक डायग्राम से दिखा सकते हैं। देखिए ये हमारे पास एक मसल्स दिखा रहे हैं हम, ये हमारी मसल्स हैं और ये है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। जब हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है तो एसिटाइलकोलिन जो है वो इस रिसेप्टर्स पर या मसल्स पर लगेगा और एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करेगा। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, मैस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन होती है, तो उस केस में क्या होता है, हमारी जो मसल्स है, हमारी मसल्स के पास हमारा एसिटाइलकोलिन जो है वो प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हो रहा। एसिटाइलकोलिन जब प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होगा तो मसल्स की जो मूवमेंट्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन क्रॉस लिंकिंग। ACH रिसेप्टर, हमारा जो ACH रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर के ऊपर वो प्रोटीन एक्ट नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जिससे मैस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन जो है वो डेवलप होती है। यहाँ पर मसल्स जो हैं इतनी वीक हो जाएंगी जिसके अंदर हमारा जो पेशेंट है वो अपनी हाथ या पैर की मूवमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाता।
क्यों? क्योंकि वहाँ पर एसिटाइलकोलिन जो है वो प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपना काम प्रॉपरली कर सके। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि मिस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन है? सिम्टम्स ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस वेरी करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट। For some, only the muscle that can control eye movement and eyelid are affected. In other, the muscle that control swelling and speech are affected. Some muscles are weaker than other. In some people, breathing can be effective. This is due to the weakness of throat and diaphragm muscle. In a few cases, weakness can cause respiratory failures that require emergency medical support. In contrast to many other diseases producing weakness, the legs are less commonly involved in मिस्थेनिया ग्रेविस। अब ये क्या बता रहा है कि इसके सिम्टम्स में हर एक आदमी से आदमी ये वैरी करेगा, और वैरी करने के बाद किसी आदमी में आँखों की मूवमेंट कम हो जाएगी, किसी आदमी में हाथ पैरों की मूवमेंट कम हो जाएगी, किसी आदमी में रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनकी मूवमेंट्स कम हो जाएंगी। तो ये मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर हर पेशेंट में अलग अलग तरह के सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मिस्थेनिया ग्रेविस, इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे होगा? तो इसके लिए दो टेस्ट होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज प्रोवोकेटिव टेस्ट और सेकंड टेस्ट होगा हमारा एम्लियोरेटिव टेस्ट। दो तरह के टेस्ट होते हैं जो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें करने पड़ते हैं। हम जो प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है उसके अंदर ट्यूबोक्यूराक्यूरिन इंजेक्टेड IV इंजेक्शन देते हैं, जो मार्केट करता है वीकनेस इन मिस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट। मतलब अगर हम फर्स्ट पेशेंट के अंदर एक इंजेक्शन दे रहे हैं किसका, टर्बोक्यूराक्यूरिन का, तो वो क्या करेगा, उन वीक मसल्स को ही एक्टिव करेगा और वहीं पर एक्ट करेगा। एम्लियोरेक्टिव टेस्ट के अंदर एंड्रोफोबियम इंजेक्शन को IV को हम देते हैं, जो इम्प्रूव करता है मसल स्ट्रेंथ को ओनली इन मिस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट। ट्रीटमेंट कैसे देंगे इनका, क्योंकि इनके अंदर एसिटाइलकोलिन जो रिलीज हो रहा है वो इनहिबिट हो रहा है, तो हम इसके अंदर एंटीकोलिनेस्ट्रेज यानी एसिटाइलकोलिनोनेस्ट्रेज इनहिबिटर देते हैं, जो एंजाइमेटिकली एलिमिनेट करेगा एसिटाइलकोलिन को, इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन इन द पोस्ट सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन। They play a supporting role in the management of symptoms during the course of disease, but they do not influence the primary immune mechanism of the disease. इसके लिए बेसिकली आपको कौन सी थेरेपी देनी पड़ेगी, कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर थेरेपी देनी पड़ेगी, जो कि इस एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को रोकेगा और फाइनली जो मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो वीकनेस हो रही है मसल्स की उसको प्रिवेंट करेगा। या फिर सेकेंड थेरेपी होती है इम्यूनो सप्रेसेंट। इसके अंदर हम बहुत सारी ऐसी इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग देंगे, लाइक साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोफॉस्फामाइड है और मिकोफिनोलेट मेफ्टिन है। तो ये ड्रग जो है सप्रेस करेंगी हमारे इम्यून सिस्टम को, जिससे कि हम मिस्थेनिया ग्रेविस से रिकवर कर सकते हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो ड्रग होती हैं वो भी दे सकते हैं। सम टाइम जैसे थाइमस ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है मिस्थेनिया ग्रेविस में, तो उस टाइम पर हमें सर्जरी करके उस ग्लैंड्स को ठीक करना पड़ता है या फिर उन्हें रिमूव करना पड़ता है। प्लाज्मा एक्सचेंज से भी हम अबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ को रिमूव आउट कर सकते हैं फ्रॉम ब्लड एंड RBCs, और आर्टिफिशियल प्लाज्मा से भी हम इसे ठीक कर सकते हैं। दैट इज लास्ट थेरेपी जो होती है इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर हम IV के थ्रू इम्यूनोग्लोबुलिन्स को देंगे तो वो भी हमारे जो एक्यूमुलेटेड एंटीबॉडीज़ एसिटाइलकोलिन्स होते हैं उनको क्या करेगा, ट्रीट करेगा। तो इस तरीके से हमारी जो ड्रग है वो मिस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करती हैं।